20 मई 2021 को फिलीपींस के एक छोटे से गांव में दोपहर लगभग 2 बजे 39 वर्षीय स्थानीय गाय चराने वाला चरवाहा रे डेला क्रूज अपनी गायों को चराने के लिए खुले मैदान में निकला। तभी उसने अचानक हवा में एक तेज और असामान्य सड़ी हुई बदबू महसूस की। वो बदबू इतनी तेज और सड़ी हुई थी कि नजरअंदाज कर पाना लगभग नामुमकिन था। उसे अजीब सा एहसास हुआ और जैसे जैसे वो उस बदबू आने वाली जगह की ओर बढ़ा, उसका टेंशन भी बढ़ने लगा। कुछ ही कदम चलने पर उसे जो नजारा दिखा उसने उसके होश उड़ा दिए। जमीन पर एक इंसानी लाश पड़ी थी, बहुत ही बुरी हालत में। शरीर पूरी तरह से नग्न था। उस लाश पर इतने घाव थे कि चेहरा पहचानना नामुमकिन था। ये भयानक सीन देखने के बाद क्रूज ज्यादा देर वहां रुका नहीं। वो सीधे दौड़ता हुआ पुलिस के पास गया और उन्होंने उस अजीब बदबू के बारे में पुलिस को सूचना दी। पुलिस को खबर मिलते ही 30 मिनट के भीतर कई अधिकारी उस जिले में पहुंच गए और तुरंत पुलिस ने उस इलाके को घेरते हुए क्राइम सीन को सील कर दिया। ये केस क्विजन सिटी डिस्ट्रिक्ट के ऑफिस ऑफ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन यूनिट में दर्ज किया गया। केस की जांच करने वाले पुलिस कर्मियों के लिए भी यह नजारा सहन करना बहुत मुश्किल था। खुले मैदान में एक सड़ी गली लाश मिली जिसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। लाश पर घाव इतने गहरे थे कि उनमें से मैगट्स यानी कीड़े निकल रहे थे। शव के आसपास मानव मल के निशान मौजूद थे जो इस बात की ओर इशारा करते थे कि मृत्यु से पहले पीड़ित के साथ भयानक यातनाएं की गई थी। शव के चेहरे और सिर को पेड़ की शाखाओं और पत्तियों से इस तरह ढक दिया गया था कि कोई उसे पहचान न सके। इससे साफ था कि अपराध की नीयत कितनी भयानक थी। लाश का चेहरा इतना बुरी तरह से क्षत विक्षत था कि उसे पहचान पाना लगभग इम्पॉसिबल था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर बार बार हिंसक वार किए हों ताकि पहचान मिटा दी जा सके। गर्म मौसम के हिसाब से जांच टीम ने अनुमान लगाया कि मृत्यु को लगभग 48 घंटे यानी 2 दिन बीत चुके थे। सिर के अलावा शरीर के निचले हिस्से खासकर कमर और पेल्विक एरिया में गंभीर चोटें थीं। सबसे डरावनी बात यह थी कि लाश के प्राइवेट हिस्से में एक लकड़ी की डंडी घुसी हुई थी जो इस हत्याकांड में गहरी बेरहमी और नफरत को दर्शाता था। पुलिस अब तक शव की पहचान करने में असमर्थ थी, लेकिन एक चीज ने उम्मीद जगा दी। शव के दोनों हाथों में बने टैटू। एक हाथ पर डायमंड का निशान था और दूसरे पर यी शेंग लिखा हुआ था। यही एकमात्र सुराग था जिससे पीड़ित की पहचान हो पाने की संभावना थी। जांच में यह भी पता चला कि न तो शव के पास कोई पर्स था, न मोबाइल, न कोई पहचान पत्र जो आमतौर पर किसी व्यक्ति के साथ होते हैं। शव के पास खून से सने हुए गंदे कपड़े मिले जिनमें एक खून से लथपथ पजामा, एक सफेद टी शर्ट और नीले रंग की चड्डी शामिल थी। पुलिस के दिमाग में कई सवाल उठ रहे थे। क्या यह हत्या लूट के दौरान हुई थी या फिर किसी निजी झगड़े या क्राइम ऑफ पैशन, मतलब गुस्से या प्यार में अचानक किया गया अपराध का नतीजा थी। हमले का तरीका बेहद हिंसक था। हर चीज में इतनी एग्रेशन और गुस्सा दिख रहा था कि देखकर यह समझ पाना मुश्किल हो रहा था कि यह अपराध क्यों किया गया। यह सिर्फ एक आम अपराध नहीं लग रहा था, बल्कि किसी पर्सनल रीजन की वजह से हुआ लगता था। पूरा नजारा इतना भयानक था कि यह समझना आसान नहीं था कि इसके पीछे असली वजह क्या थी और उसके साथ इतना हिंसा क्यों किया गया। सबसे पहली चीज जो पुलिस को करनी थी वो थी पीड़ित की पहचान करना। उन्हें लगता था कि पीड़ित के टैटूज ही सबसे बड़ी मदद देंगे क्योंकि अन्य पहचान के निशान मौजूद नहीं थे। इसी बीच इलाके के लोग भी खबर सुनकर जल्दी जल्दी उस जगह पर आने लगे। कुछ लोग बस क्यूरियोसिटी में फोटो खींचने लगे तो कुछ जोर जोर से बातें करने लगे। जाहिर है कुछ ने तो उस भयानक नजारे की फोटोज सोशल मीडिया पर भी डाल दी। भीड़ में एक व्यक्ति था जो बाकियों से अलग दिख रहा था। वो घबराया हुआ और बेचैन था। अचानक वो पुलिस अधिकारियों में से एक के पास गया और अपना परिचय देते हुए कहा कि उसका नाम दुगोंग है। भीड़ और पुलिस दोनों को उस समय जबरदस्त झटका लगा जब एक आदमी ने दावा किया कि उसे पता है कि यह शव किसका है। हर कोई हैरान रह गया। दुगोंग ने धीरे धीरे कहा कि मृत व्यक्ति वही है जिसे सब इबिंग मयोर के नाम से जानते थे, जिसका असली नाम नुरोबी त्रया था। पुलिस अधिकारी शुरुआत में इस दावे पर विश्वास नहीं कर पाए। सोच रहे थे इतने बुरी तरह से बिगड़े हुए शव को कोई इतनी आसानी से कैसे पहचान सकता है। इसी वजह से पुलिस ने दुगोंग की बात को गंभीरता से लेना शुरू किया और इसके बाद जो राज सामने आए
उन्होंने इस केस को फिलीपींस के इतिहास का सबसे भयानक हेट क्राइम बना दिया। नमस्कार, मैं हूं साइलो और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम एक्सपोज। कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ट्रू क्राइम पसंद है, वो भी सच्चाई और सस्पेंस के साथ, तो अब मौका है इस चैनल को सपोर्ट करने का। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव और विचार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। आपका यह छोटा सा एक्शन मेरे चैनल को ग्रो करने में बहुत मदद करता है। आपका सपोर्ट ही मुझे ऐसे और डरावने और सच्चे केस आपके लिए लाने की ताकत देता है। इबिंग मयोर असल में 21 साल का एक ट्रांसजेंडर पुरुष था। उसका जन्म लड़की के रूप में हुआ था, लेकिन उसने हमेशा खुद को एक लड़के के रूप में पहचाना और उसी पहचान के साथ जिया। एबिंग एक कंटेंट क्रिएटर था और टिकटॉक पर बहुत एक्टिव रहता था। उसके करीब 70,000 फॉलोअर्स थे और वो नियमित रूप से वीडियो पोस्ट करता था। इसी वजह से उसकी एक मजबूत फैन फॉलोइंग बन गई थी। वो LGBTQ+ समुदाय का एक्टिव मेंबर था और लोग उसे बहुत पसंद करते थे। उसके कई दोस्त थे और लोग उसे उसके हंसी मजाक करने वाले स्वभाव के लिए जानते थे। उसकी माँ चेरी ट्रेया बताती हैं कि इबिंग बहुत मेहनती था। उसने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी ताकि अपनी कमाई से अपने परिवार की मदद कर सके। वह अलग अलग जगह काम करता था, कभी रेस्टोरेंट में डिश वॉशर तो कभी वेटर के रूप में। इबिंग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ पंपांगा में रहता था, लेकिन हाल ही में उनका झगड़ा हो गया था। पुलिस के पास न केवल एबिंग का नाम था बल्कि उसकी पहचान भी थी। इतनी बुरी हालत में मिली यह लाश एक ऐसे इंसान की थी जो मेहनती था, फेमस था और समाज में अपनी पहचान के लिए संघर्ष कर रहा था। शायद कुछ दिनों के लिए वो खुद को शांत करने और माहौल बदलने के लिए 14 मई 2021 को क्विजन सिटी लौट आया था। 17 मई की रात को उसने अपने परिवार को बताया कि वो अपने बचपन की करीबी दोस्त जेंडर गैल डेला क्रूज के साथ बाहर जा रहा है। उन्होंने रात को साथ में पीने और पार्टी करने का प्लान बनाया था। उनके साथ एक और दोस्त क्रिस्टल भी शामिल थी। शायद एबिंग अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपने रिश्ते की परेशानियों के बारे में बात करना चाहता था और मन हल्का करना चाहता था। लेकिन अगली सुबह यानी 18 मई की दोपहर तक उसकी माँ चेरी को अपने बेटे की कोई खबर नहीं मिली। उसकी चिंता बढ़ने लगी और उसने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की। दोस्तों और परिचितों से पता लगाने की कोशिश की कि क्या किसी ने एबिंग से कोई बात की थी, लेकिन किसी को कोई सूचना नहीं मिली। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि एबिंग ने सोशल मीडिया पर भी कोई एक्टिविटी नहीं की थी, खासकर फेसबुक पर, जहां वो अक्सर कुछ न कुछ पोस्ट किया करता था। 18 मई के बाद से 19 मई 2021 को जब पूरा एक दिन से ज्यादा बीत गया और कोई सुराग नहीं मिला, तो परिवार ने पुलिस की मदद मांगी। उन्होंने आधिकारिक रूप से एबिंग मयोर के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी तलाश शुरू कर दी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। 20 मई 2021 को जंगल में एक अज्ञात महिला की लाश मिलने की खबर धीरे धीरे पूरे इलाके में फैल गई। साथ ही ये अफवाहें भी उठी कि उस लाश के दोनों हाथों पर टैटू थे। ये खबर तेजी से एबिंग के परिवार तक पहुंची और उनकी धड़कनें तेज हो गईं। कहा जाता है कि सबसे पहले एबिंग की बहन ने फेसबुक पर एक पोस्ट देखी जिसमें उस लाश का जिक्र था। उस पोस्ट में हाथ के टैटू की बात भी लिखी थी और यहीं से शक गहराने लगा। पूरे परिवार को पिछले कई दिनों से जिस डरावनी खबर का इंतजार था, वो अब सच में सामने आ गया था। एबिंग की बहन का लिव इन पार्टनर जेरमी खुद मौके पर जाने का फैसला करता है, ये देखने के लिए कि कहीं वो लाश एबिंग की तो नहीं। जब जेरेमी ने लाश देखी तो उसे गहरा झटका लगा। लाश इतनी बुरी हालत में थी कि चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ था और पहचानना लगभग नामुमकिन था। लेकिन तभी जेरेमी की नजर बाजू के टैटू पर पड़ी। एक में डायमंड बना था और दूसरे पर यी शेंग लिखा था। जेरेमी की सांसें थम गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे भगवान, यह एबिंग है। फौरन उसने पुलिस को सूचना दी और फिर एबिंग के परिवार को फोन करके वो खबर दी जिसका डर पिछले 3 दिनों से उनके दिल में बैठा हुआ था। ये खबर मिलते ही पूरे परिवार का दिल टूट गया। चेरी, जिसे सभी प्यार से मां कहकर बुलाते थे, पूरी तरह टूट गई। वो लगातार आंसू बहाती रही और खुद को संभाल नहीं पा रही थी। सवाल अब सबके मन में यही था, आखिर ये सब कैसे हुआ? एक आम सी रात जब एबिंग बस अपने बचपन के दोस्तों के साथ समय बिताने गया था, कैसे यह जानलेवा साबित हो गई? आखिर कौन एबिंग मेयर के साथ इतनी बेरहमी कर सकता है?
एक खुशमिजाज और नेक दिल इंसान जिसे हर कोई पसंद करता था। इसी बीच उसी दिन शाम के करीब 7:30 बजे पुलिस ने दुगोंग को थाने बुलाया। उससे पूछताछ की जानी थी क्योंकि उसने बाकी लोगों से पहले ही लाश की पहचान कर दी थी, यहाँ तक कि जेरेमी से भी पहले। पुलिस को यह बात खटक रही थी। वो जानना चाहते थे कि दुगोंग का एबिंग मेयर के साथ क्या रिश्ता था। वो इतनी जल्दी उसे कैसे पहचान गया। जब दुगोंग पुलिस स्टेशन पहुंचा तो उसने कहा कि वो जांच में मदद करेगा, लेकिन पुलिस को शक हो गया था कि वो कुछ छुपा रहा है। उन्हें लगा कि वो जितना बता रहा है उससे ज्यादा जानता है। उसकी बातें बार बार बदल रही थीं और उसका चेहरा बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो पुलिस वालों की आंखों में नहीं देख रहा था और बार बार अपनी उंगलियों से खेल रहा था, जैसे वो बहुत परेशान हो या कोई बात छुपा रहा हो। कुछ घंटों बाद एबिंग मेयर के पिता पुलिस स्टेशन आए और जैसे ही उन्होंने दुगोंग को देखा, उन्होंने फौरन उसे पहचान लिया। वो बोले, ये दुगोंग नहीं, ये तो जेंडर डेला क्रूज है, वही बचपन का दोस्त जिसके साथ एबिंग बाहर जाने वाला था। ये सुनते ही पुलिस का शक अब और भी गहरा हो गया। जब एबिंग के पिता ने उसे सामने से टोक दिया तो दुगोंग टूट गया। वो रोने लगा और कबूल कर लिया कि वो एबिंग की मौत में शामिल था, और रोते रोते उसने कहा कि वो अब सच सच बताएगा कि 18 मई की सुबह क्या हुआ था। शायद अब डर या गिल्ट उसकी हिम्मत तोड़ चुका था। और फिर उसने पूरी कहानी बतानी शुरू की कि कैसे 17 मई की रात की मस्ती धीरे धीरे एक खौफनाक रात में बदल गई। उसने बताया कि उस रात एबिंग, दुगोंग और उनकी दोस्त क्रिस्टल साथ में शराब पी रहे थे। ये करीब आधी रात का समय था। कुछ समय बाद क्रिस्टल ने कहा कि उसे घर जाना है, तो एबिंग और दुगोंग ने मिलकर उसे घर छोड़ दिया। ये रात के 2 बजे से पहले की बात थी। बाद में जब पुलिस ने क्रिस्टल से बात की तो उसने दुगोंग की बातों को कंफर्म किया। उसने कहा कि हाँ, एबिंग और दुगोंग ने सच में उसे उसके घर छोड़ा था। रात के करीब 3 बजे एबिंग मेयर ने उसे एक सोशल मीडिया ऐप पर मैसेज लिखा था कि वो घर पहुंच गया है। फिर एक और मैसेज आया जो थोड़ा अजीब था, क्योंकि वो एबिंग के आम तरीके से बात करने जैसा नहीं था। क्रिस्टल ने उस वक्त ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोने चली गई। क्रिस्टल को घर छोड़ने के बाद एबिंग मेयर और दुगोंग के 2 दोस्तों से मिले। ये दोनों दोस्त थे जोएल लोयोला 30 साल और रिचर्ड एल्विन अराजा 34 साल। जोएल बेरोजगार था, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था और उसे ड्रग्स बेचने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन एक समझौते के तहत जेल से बाहर था। रिचर्ड एक शादीशुदा कंस्ट्रक्शन वर्कर था। ये दोनों लोग एबिंग और दुगोंग से करीब 10 साल बड़े थे। एबिंग की उम्र 21 साल और दुगोंग की उम्र 22 साल थी। दुगोंग रिक्शा चलाता था और शादीशुदा था। दुगोंग ने बताया कि जैसे ही ये चारों मिले, उन्होंने साथ में ड्रग्स ली। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उन चारों में एबिंग अकेला था जिसने उस रात ड्रग्स नहीं लिया था, लेकिन इस बारे में कोई सहायक सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो सके। इसके बाद जो हुआ वो इतना डरावना था कि एबिंग ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। वहीं जोएल ने खुद बताया कि जब उसे यह पता चला कि एबिंग असल में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति है तो उसका गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह आग बबूला होकर बेकाबू हो गया और उसने एबिंग के पेट पर बेरहमी से कई मुक्के मारे। इतनी मार से एबिंग बेहोश होकर गिर पड़ा। उस समय दुगोंग ने बीच बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जोएल यहीं नहीं रुका। उसने अपनी गन निकाल ली और साफ धमकी दी कि अगर दुगोंग ने जरा भी दखल दिया या कुछ कहा तो वो उसे गोली मार देगा। अपनी जान के डर से दुगोंग ने जोएल के आगे कुछ भी नहीं बोला और एबिंग के बेहोश शरीर को सितियो बखाल एरिया के पास एक सुनसान जगह पर ले गया। जोएल अब भी एबिंग को बुरी तरह पीट रहा था जब वो धीरे धीरे होश में आ रहा था। जैसे ही एबिंग ने महसूस किया कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसने अपनी पूरी ताकत से खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो घायल था और मुश्किल से होश में था और जोएल के हमले का मुकाबला करने की स्थिति में नहीं था। फिर जोएल ने दुगोंग को अपनी पिस्टल से धमकाते हुए पास में पड़ा एक बड़ा पत्थर उठाने को कहा। दुगोंग शुरुआत में झिझक रहा था, लेकिन जोएल ने उसे गुस्से में आकर चिल्लाया और धमकी दी कि अगर उसने ये नहीं किया तो वो उसे वहीं खत्म कर देगा। डर के मारे दुगोंग ने एक बड़ा पत्थर उठाया और अपने बचपन के दोस्त एबिंग के सिर पर 2 बार जोर से मारा, लेकिन उसका वार इतना जोरदार नहीं था कि वो एबिंग को खत्म कर सके। ये सब देखकर जोएल का दिमाग अब और भी ज्यादा खराब हो गया। उसने गुस्से में दुगोंग को धक्का देकर दूर फेंक दिया और उसे कायर कहकर चिल्लाया। फिर जोएल ने खुद ही एबिंग मेयर के सिर पर बेरहमी से लगातार मुक्के बरसाने शुरू कर दिए, एक के बाद एक, बिना रुके और बिना थके। इस दौरान उसने एबिंग के सारे कपड़े जबरदस्ती उतार दिए और उसके साथ बलात्कार किया। जब जोएल ने अपनी हवस मिटा ली
तो उसका दूसरा दोस्त रिचर्ड ने भी वही किया और उसने भी एबिंग को बेरहमी से पीटा। डुगोंग ने बताया कि इतना सहने के बावजूद एबिंग अभी भी जिंदा था, लेकिन बुरी तरह घायल। उसके गले से घरघराहट की आवाज आ रही थी और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तभी जोएल ने एक बार फिर अपनी गन डुगोंग की तरफ तानी और शांत आवाज में कहा, अब तेरी बारी है। उसे भी वही सब करना था जो उन दोनों ने एबिंग के साथ किया था। डुगोंग की तो जैसे सांसें ही थम गई। वो अपनी जान के डर से कांप रहा था और शौक में जमा हुआ था। आखिरकार कांपते और आंसू बहाते हुए उसने अपने ही बचपन के दोस्त के लहूलुहान अधमरे शरीर पर मुक्के बरसाने शुरू कर दिए। लेकिन सबसे भयानक हिस्सा अब भी बाकी था। फिर जोएल ने जमीन पर पास में पड़ा एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से एबिंग के प्राइवेट पार्ट में घोंप दिया। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक यह लकड़ी इतनी जोर से घुसाई गई कि एबिंग के प्राइवेट पार्ट से आर पार होकर दूसरी तरफ से 10 सेंटीमीटर बाहर निकल आई। ये बात ही बता देती है कि एबिंग मेयर को अपनी आखिरी पलों में कितनी बर्बरता और असहनीय यातना सहनी पड़ी होगी। ये सारी यातनाएं रात के 2 बजे से लेकर 4 बजे तक चलती रहीं। आखिरकार एबिंग की सांसें थम गईं और उसने इस दुनिया को छोड़ दिया। अपराधियों को डर लग गया। उन्होंने सोचा कि अगर शव सामने आ गया तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इसीलिए उन्होंने एबिंग का शव उठाया और उसे एक सुनसान इलाके में घसीट कर ले गए। वहां उन्होंने शव को पत्तियों और शाखाओं से ढक दिया। उन्हें उम्मीद थी कि यह लाश कभी नहीं मिलेगी, लेकिन उस वक्त डुगोंग का मन डर और गिल्ट से धड़क रहा था। उसे पता था कि यह सही नहीं है। जब शव आखिरकार पुलिस को मिला तो डुगोंग को अब और खुद को नहीं छुपाना था। डर और पछतावे के चलते उसने सारी सच्चाई पुलिस के सामने कबूल कर दी। फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चला कि एबिंग मेयर की मौत का कारण सिर और निजी अंगों में लगी गहरी चोटें थीं। क्या वजह थी इन अत्याचारों की? इसका कारण था उसकी अलग पहचान, उसका रहन सहन, उसके कपड़े, उसकी भाषा, जो कुछ लोगों को सहन नहीं थी। ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ यह नफरत और हिंसा सच में बहुत गंभीर घटना थी। कई बार लोग डर, असुरक्षा या अपने पुराने ख्यालों की वजह से हिंसा करते हैं, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि ऐसे अपराध सही हैं या किसी तरह जायज हो सकते हैं। हमें समझना होगा कि इंसानियत की कीमत सबसे ऊपर है। हर किसी को समान सम्मान मिलना चाहिए, चाहे उनकी पहचान कैसी भी हो। किसी को इतना दर्द, अपमान और यातना देना कभी भी सही नहीं हो सकता। ये केस साफ दिखाता है कि समाज में अभी भी कई भावनात्मक और सांस्कृतिक जटिलताएं मौजूद हैं जो हिंसा के पीछे की जड़ बनती है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमें मानव अधिकारों की रक्षा के लिए और अधिक जागरूक और सेंसिटिव होने की जरूरत है। आज भी फिलीपींस में ट्रांसजेंडर समुदाय के खिलाफ कानून उतने मजबूत नहीं हैं और ऐसे मामलों में न्याय पाना अक्सर मुश्किल होता है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में ऐसे अपराधों पर कड़े कदम उठाए जाएंगे। आपको ये कहानी सुनकर कैसा लगा, या आप इस केस पर अपनी राय देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखें। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। तो आज की कहानी बस यहीं तक। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। नमस्कार।